सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं एक नया और अमेजिंग सा चैप्टर लेकर के। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ओम्स लॉ आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज 2-3 चैप्टर कवर करेंगे एक साथ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे इस वीडियो में और बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स तो कवर करते ही हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो अब करंट फ्लो कैसे करता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है फ्लो करने का, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अच्छा ये बताओ करंट फ्लो किस वजह से करता है, क्या चीज फ्लो ऐसे करती है जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे ये हमारा मान लो एक सर्किट है, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा बनाते हैं, सर्किट बढ़िया बनाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। सपोज करो ये एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब। ऐसा ही सर्किट कुछ दिखता है, ठीक है, स्विच भी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सर्किट दे रखा है। अब ये करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो किसकी वजह से करता है, क्या आपको पता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट फ्लो करता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर नहीं सकता है, नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, इसकी वजह से करंट क्या होता है, फ्लो करता है। तो जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम लिखना चाहें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन करंट में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। करंट जो है फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट बच्चों जो फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। एक तो ये आप बात कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वो करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ऐसा क्यों है, देखो जब पहले जमाने में जब करंट की खोज हुई थी, ठीक है, तो क्या समझते थे लोग करंट को, कि जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से, मतलब प्रोटॉन्स के फ्लो को ही लोग क्या मानते थे, करंट का फ्लो मानते थे। पुराने जमाने में जब करंट का डिस्कवरी हुई थी तो लोगों ने क्या समझा कि जो प्रोटॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन बाद में रिसर्च हुआ तो पता क्या चला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकते अपनी जगह से। तो लेकिन क्या हुआ था, इस चीज में बहुत ज्यादा ये जो करंट है, ये जो करंट का डायरेक्शन है, इस पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके थे, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा चुकी थी। तो इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल था, चेंज करते बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती। तो क्या किया गया बच्चों, इसको नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। तो हमने करंट का क्या डायरेक्शन, कन्वेंशन मतलब अपने कन्वेंशन, अपने सुविधा अनुसार हमने करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियल में तो करंट फ्लो कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, लेकिन हमने कन्वेंशनल करंट बना दिया, इसको नाम दे दिया और कैसे फ्लो करा दिया इसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम ये मानते हैं हाइपोथेटिकली, रिसर्च पेपर ना चेंज करने पड़े, बुक ना चेंज करने पड़े, इस वजह से हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी करंट को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। यही थी कहानी करंट की डायरेक्शन की। ठीक है, आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का फ्लो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और ऐसे ही बोल सकते हो करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो। नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब हाइपोथेटिकली ये चीज मानो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मान लो, होता ऐसा नहीं है, बस सवाल बनाने के लिए कुछ चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे बैटरी है, एक काम पहले तो मान लो इसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा कुछ डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E होता है। तो अगर मैं इसका करंट लिखना चाहूँ, I1 लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne/T होता है, N1E अपॉन T। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब मान लो इसी कंडक्टर में प्रोटॉन भी फ्लो करने लगे। प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं बच्चों, बार बार बता रहा हूं मैं, हाइपोथेटिक कंडीशन है, इसको सोचना है बस आपको। अगर प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पीले वाले जो है वो प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करते हैं करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा प्रोटॉन्स की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो I2 होगा। तो क्या होगा, मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन N2 है
और प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, E के बराबर। तो क्या हो जाएगा N2E अपॉन टी, N2E अपॉन टी। अगर मैं अब नेट करंट की बात करूं, तो अगर मैं आई नेट की बात करूं, नेट करंट वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा N1E अपॉन टी प्लस N2E अपॉन टी। अब क्या हो जाएगा, टी और ई कॉमन आ जाएगा, तो E बाई टी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ में N1 प्लस N2। ये होता है टोटल करंट अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लो करना शुरू कर दे कंडक्टर के अंदर। तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। और डायरेक्शन क्या होगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायरेक्शन क्या होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। छोटी सी बात थी, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। बस मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फ्लो करना शुरू कर जाए, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है वो भी इधर ही आएगा, प्रोटॉन की वजह से जो करंट है वो भी इधर आएगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके किसके बराबर आ जाएंगे, इसके बराबर। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है उसका भी डायरेक्शन यही है, प्रोटॉन की वजह से जो करंट है वो भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। इस पे एक सवाल है, एन हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब N1 and N2 to be in the number of electron and proton passing per second। एक सेकंड में N1 और N2 क्या हो रहे हैं, N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, द करंट इन द डिस्टेंस ऑफ ट्यूब, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। टाइम तो एक दे रखा है, टाइम तो 1 दे रखा है। अब देखो N1 टाइम की जगह पे 1 दे रखा है, एक सेकंड की बात हो रही है, तो N1 प्लस N2 ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। फॉर्मूला तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन फ्लो किस डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर दिख रही है, देख लो स्क्रीन पे, हाँ क्लियर दिख रही है, रिकॉर्डिंग में चल रही है नहीं, देख लेते एक बार। हाँ, सब चीजें सेट है, बस आप लोगों को सेट होना बाकी है। जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो। ये सब क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सिलेबस के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब इतने पॉजिटिव आयंस और इतने नेगेटिव आयंस एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। अगेन टाइम क्या दिया हुआ, 1 सेकंड, टी की जगह 1 सेकंड रखोगे, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वैसे नहीं भी दिया हो तो आपको याद रखना ये चीज। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व होगा, नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना दे रखा है, मतलब N1 मान लेते हैं इसको, 2.9 इंटू 10⁻18, और N2 क्या दे रखा है बच्चों, 1.2 इंटू 10⁻18, और E क्या दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻9, और आपके पास टाइम क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N1 प्लस N2, मतलब 2.9 इंटू 10⁻18 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 18। अब फिर देखो आगे, इंटू ई पे जो चार्ज होता है मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन टाइम 1 है तो 1 की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2.9 और 1.2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, बोलो 9 2 11 का एक कैरी 3.1 आ जाएगा, और 10⁻18 दोनों में कॉमन था, 10⁻18। इधर क्या बचा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इन दोनों करेंगे तो -1 आ जाएगा। I इज इक्वल टू, इसको थोड़ा छोटा तो कर नहीं सकते हैं कि इमेज नहीं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कैलकुलेटर से मैं कर दे रहा हूँ, कहाँ है कैलकुलेटर, 3.1 इंटू 1.6 4.96। क्या ऑप्शन है 4.96 है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 3.1 इन दोनों को जोड़ते हैं एक बार, 3.1 नहीं आया कुछ,
गड़बड़ हुआ, 2.9 प्लस 1.2, 4.1 आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 4.1, 4.1 आएगा, ऊपर भी करेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब 4.1 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, 6.56, ठीक है, 6.56, अब इसको लिख लेते हैं 6 पॉइंट, आगे मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻⁻⁻1, ठीक है, 5 6 है, ठीक है। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 5 से बड़ा है तो इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁻1, ठीक है। और अगर ये 1 है तो इसको क्या लिखूँ, 1 है, पॉइंट एक और, -1 है तो पॉइंट एक और किसकी का 0.66 या 0.66 एम्पियर, ये ऑप्शन है। टूवर्ड राइट या फिर लेफ्ट, राइट में जाएगा या फिर लेफ्ट में जाएगा, द करंट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है तो करंट कहाँ हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। सॉल्यूशन इस तरह के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आगे, ये देखो जो भी ब्लैक स्लाइड में लेकर के आता है उसको आपको ध्यान देना है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती है, उसका डेरिवेशन, ये सब डेरिवेशन, ये चीजें आपके काम में नहीं आएंगी, पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, ये 11th क्लास में, ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, अगर किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 kB/T, जहां पे kB क्या है, बोल्ट्स में कांस्टेंट है, यहाँ दे रखा है सारी चीजें, समझ में आ रहा है। एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी आप गैस मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रहे हो तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या ये लगता है, ठीक है, याद रखना 3/2 kB/T। अब सवाल था इससे रिलेटेड, इसलिए फॉर्मूला मुझे आपके सामने लाना पड़ा, चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल कर लेंगे इस पे बेस्ड। अब क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड आपको बतानी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड का आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जनरली ½ mv², और यही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 3/2, थर्मल की बात हो रही है ना, तो यहाँ थर्मल का हमने पढ़ा है फॉर्मूला 3/2 kB/kB, या फिर बस खाली k लिख लेते हैं, ठीक है, kp, यही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 2 से 2 कट जाएगा, वेलोसिटी बतानी है, थर्मल वेलोसिटी है जिसकी वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वही वेलोसिटी होगी, तो थर्मल वेलोसिटी ये है, तो v² = क्या हो जाएगा 3kT/m, ठीक है। अब देखो v = क्या हो जाएगा, √3kT/, तो यही आंसर हो जाएगा, √3kT/, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन गलत दे रखा है, अंडर रूट में रहना चाहिए, 2-3 ऑप्शन और अंडर रूट में, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, इसको अंडर रूट में कर लेते हैं आप, सही, जहां नोट करना अच्छे से नोट कर लेना। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई अच्छे से, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों समझ में आई कि नहीं। मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को ये वाली काइनेटिक थर्मल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर किया, फिर वेलोसिटी निकाल ली, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, अब इस चैप्टर का हीरो आ गया है आपके सामने, ठीक है, ये हीरो आ चुका है। अब देखो क्या है हीरो, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर्स में भी, थोड़ा मैंने बता दिया, लेकिन मैंने बोला कि था कि ओम्स लॉ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स क्या बोलते हैं बच्चों, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर आप इसका फील लेना चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसका फील दे देता हूं। मान लो ये 2 स्लैंट हाइट्स, एक है स्लैंट हाइट, बस आपको फील देने के लिए समझा रहा हूं, कोई सिलेबस से इसका ताल्लुकात नहीं है, बस वही v = IR ही आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही स्लैंट हाइट है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ, क्लोन कर देता हूँ, एक ही स्लैंट हाइट ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है। इस सारे को हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा नीचे आ जाना, नीचे आ जा, ठीक है। ठीक है,
अब देखना, समझना, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। यहाँ से मैंने एक बॉल ली, ये एक बॉल ली, इसको यहाँ से नीचे गिराया, ठीक है, इसको यहाँ से नीचे गिराया, यहाँ पे रखा, यहाँ से खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो गया, फ्लो करना बॉल ने शुरू किया, इस पे रखा, इससे ही फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब ये बताओ कौन सी वाली स्लैंट हाइट से बॉल ज्यादा तेजी से फ्लो होगी, कौन सी वाली स्लैंट हाइट से बॉल ज्यादा से तेजी से फ्लो होगी। तो सबको जाहिर सी बात है ये जो ऊंचा है ज्यादा, उससे ज्यादा तेजी से फ्लो होगी। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल समथिंग होगा mgh के बराबर, तो यहाँ इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे mgh आएगा, और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो mgh आएगा, लेकिन ये वाला h क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो बॉल भी यहाँ पे क्या होगी, तेजी से फ्लो होगी। इसी तरह अगर हम टर्मिनल का, दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रखेंगे, करंट उतना ज्यादा तेजी से फ्लो होगा। ये बात आपको समझ में आई। पोटेंशियल यहाँ ये वाले पोटेंशियल को आप समझो, या फिर ये वाला पोटेंशियल समझो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो हम आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी बाई आई, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, वी बाई आई लिख सकते हैं। लेकिन क्या आप नोट डाल के लिखो, आर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन V एंड I, मतलब V और I किसी पे डिपेंड करते हैं नहीं है। R के फॉर्मूले में भले ही ये दो चीज आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, V और I पे डिपेंड नहीं करता है। और आपको ये देख के पता चल रहा होगा जो रेजिस्टेंस है वो V बाई I है, मतलब अगर VI ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा बच्चों, रेजिस्टेंस देगा। फॉर्मूला देख के पता चल रहा है ना, दोनों को डिवाइड करके आ रहा है, तो डिवाइड करके जब भी जो दो चीजें आती है तो कैसे आता है, उन लोगों का स्लोप। तो VI ग्राफ का स्लोप बच्चों क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो ये चीज आपको समझ में आई, समझ में आए तो जल्दी से कूदते हुए एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गई। टाइम लैब को लगाकर कमेंट करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। समझ में आया होगा ये चीज, V इज इक्वल टू आई आर कैसे बना, R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। समझ में आया तो ठीक है, ठीक। ये ओम्स लॉ है सिंपल सा। अब जो भी लॉज जितने भी होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट जाहिर सी बातें होते हैं, और लॉज को कैसे लिखा जाता है, वर्ड टू वर्ड अच्छे से लिखा जाता है, ठीक है। समझ करके बना के लिखने की कोशिश मत करना, आप लोग रट लेना अच्छे से थोड़ा सा, और वर्ड टू वर्ड लिखना। जितने भी लॉज होते हैं उन सबको, और जितनी भी डिफिनेशन छोटी मोटी होते हैं, जैसे 1 एम्पियर की डिफिनेशन, ये सब बच्चों में लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग बुक एक बार पढ़ना, कोई रेफरेंस बुक होगी, 1 एम्पियर की डिफिनेशन, 1 ओम की डिफिनेशन, ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। चलो पढ़ लिया सबने। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब देखो क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन जो है कंडक्टर की वो सेम होना चाहिए, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े थोड़ा, आप लोगों की इजाजत तो आगे बढ़े। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन सो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा वी आई ग्राफ है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, यही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी में बता चुका हूं आप लोगों को। और क्या देखें, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, जो स्लोप होगा वी आई ग्राफ का वो क्या देगा बच्चों, रेजिस्टेंस देगा। अब इस पे ऐसे सवाल बनते हैं, देखो ऐसा, ये है वी आई ग्राफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ए है, एक रेजिस्टेंस बी, ठीक। अब पूछेगा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है, ऑप्शन ऐसे रहेगा। दूसरा फिर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए ऐसे समथिंग आ जाएगा, और चौथा आ जाएगा नन ऑफ दिस ऐसे समथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो आपको जिसका स्लोप ज्यादा होगा, वी आई ग्राफ का स्लोप ही रेजिस्टेंस बताता है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो बी का स्लोप बच्चों ज्यादा है, तो बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए। लेकिन अब एग्जामिनर खेलता कैसे, इस तरह के सवालों में खेलता किस तरह है, ठीक है, खेलता ऐसे है। अरे ये वही नहीं ऑन था, नॉइस कैंसिलेशन, देखो खेलता कैसे, इसमें उल्टा कर देता है, आई वी ग्राफ बना देता है, ठीक है। अब देखो स्लोप आप कैसे निकालोगे, इस तरह से, यहाँ से जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप कम है ए और बी दे देगा। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ रही है। चलो एक बार मैं चेक कर लूँ वॉइस अच्छे से आई है फिर नहीं, तो थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस क्वालिटी इस बार शायद खराब दिखी स्टार्टिंग में,
क्योंकि क्या हो गया था ना, नॉइस कैंसिलेशन में ऑन करना ही भूल गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एडिटिंग में मैं ट्राई करूंगा सही करने की। बाकी देखो इस तरह से एग्जाम में क्या करता है, खेलता है इसमें। ये अपन वो आई वी ग्राफ की जगह वी आई ग्राफ दे देता है, उल्टा बना के दे देता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर, और एक होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो ओम्स लॉ है वो वैलिड हर जगह नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं है। क्या होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो, इसका ग्राफ अच्छे से बना के दिखाते हैं। ये वी आई ग्राफ है, ठीक है। आई है तो ये भी है। अगर आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दो, तो मान लो स्टार्टिंग में ओम्स लॉ फॉलो कर रहा था, की होने वाली है, मुझे पता था कुछ तो होने वाला है। चलो, पहले तो ये क्या कर रहा था, एकदम सीधा साधा आदमी ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए जा रहा था, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे फॉलो कर रहा था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे क्या होगा, एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा। ये कर्व कब बना, एट हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तब जाके ये जो कंडक्टर है वो ओमिक की जगह नॉन ओमिक की तरह बिहेव करने लगता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है, कंडक्टर कैसा बिहेव करने लगता है, ओम्स लॉ को फॉलो करना छोड़ देता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ठीक है। देखो, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पहले दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और ओमिक कंडक्टर का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। वी आई ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। और फिर दूसरा आता है नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर होते हैं, जिनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना बन के कर्व बनता है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। अब जो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक का कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि नॉन ओमिक कंडक्टर और ओमिक कंडक्टर पहचानो, तो क्या करोगे, जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है वही ओमिक है, और जो जिसमें कर्व वर्व थोड़ा भी दे रखा है वो कैसा है, नॉन ओमिक है। तो समझ में आ गई होंगी इतनी चीजें। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस चीज क्या है, हमने पढ़ा एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, कैसे काम करता है, रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप समझने की भी कोशिश करना, ऐसा नहीं कि मैं समझाऊँ और समझने की कोशिश ना करूँ। मान लो ये एक रोड है, ठीक है। सब लोग बाइक चलाते हैं, सबको बाइक चलानी आती होगी या नहीं भी आती है, ठीक है। साइकिल तो चलाई होगी सबने, ऐसे कुछ दिखती है ना बाइक, ऐसे दिखती है, ऐसे 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 कुछ दिखती है बाइक। बाइक है, साइकिल कुछ भी मान लो, बाइक ऐसे दिख रही है। अब जब आप रास्ते में बाइक चलाते हो, तो आपको रास्ते में रुकावटें आती हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं। यही रुकावटें क्या है, रेजिस्टेंस। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, तो बीच में उसको क्या मिलती है, इम्प्योरिटीज मिलती है, जिससे कि वो टकराता है। और इसी इसी जो ये रुकावटें हैं रास्ते में, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। स्मूथली करंट नहीं फ्लो कर पाता। एक तो जिगजैग मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंधे होते हैं, वो लोग करते हैं जिगजैग मोशन। अब जिगजैग मोशन करेंगे तो कुछ कंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर टकराएगा। और यही जो ये जो रुकावट है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस पे असर क्या होगा, अगर मैं इस रोड को मान लो चौड़ी कर दूं, मैंने क्या किया बच्चों, पकड़ा रोड को और चौड़ा कर दिया। अब जब रोड अगर चौड़ी हो गई, मतलब एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ा या फिर कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा या फिर कम हुआ। जब मैंने इस रोड को चौड़ा कर दिया, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस आप लोगों का कम हो जाएगा। देखो रुकावटें कम हो जाएंगी, रोड रास्ता लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, तो रुकावटें कम हो गई। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला एरिया की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या हुआ, मैंने रोड को और लंबा कर दिया, जितनी चौड़ी थी, मतलब जितनी पतली थी उतनी ही है, बस रोड को और लंबा कर दिया, और लंबा, आपका रास्ता और लंबा कर दिया। अब जितना ज्यादा दूर जाओगे, रास्ता आपका जितना लंबा होगा, उस रुकावटें क्या होंगी, उतनी ज्यादा होंगी। अब ज्यादा दूर तक आपको जाना है, इसी पतले रास्ते पे ज्यादा दूर जाना है, तो रुकावटें क्या होंगी बच्चों, ज्यादा होंगी। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ की। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और एक चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, आप किस जगह की रोड पे हो। आप गांव की रोड पे हो, इतनी ही पतली गांव की रोड पे हो, इतनी ही पतली शहर की रोड पे हो, या इतनी ही पतली आप विदेश में चले गए दुबई की रोड पे हो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस जगह पे हो, कैसा मटेरियल, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा दूर जाओगे, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ज्यादा
एरिया बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेंथ बढ़ाया, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो गया, लेंथ बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया। और किस पे डिपेंड करेगा ये आपकी रुकावटें? डिपेंड करेंगे किस जगह आप जा रहे हो। अगर आप शहर में जा रहे हो तो शहर की रोड पे कम रुकावटें होती है, गांव की रोड पे ज्यादा रुकावटें होती है। अगर आप विदेश पहुंच जाओ तो उसमें रुकावटें और ज्यादा कम हो जाती है। तो ये मटेरियल पे भी तो डिपेंड कर रहा है, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, निकल यूज कर रहे हो, तो हर एक मटेरियल पे क्या होता है, रुकावटें कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर इसको समझाने का एक और तरीका है, मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो, कि आप एक रजिस्टर, एक वो लो, कंडक्टर लो, जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर ले लो, और जिसका एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लो। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, रजिस्टिविटी के बराबर है। तो आप ये बोल सकते हो रजिस्टिविटी ऐसा रेजिस्टेंस है, रजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लेंथ वाले वायर का। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो रजिस्टिविटी क्या है बच्चों, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। रजिस्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से, ऐसा बनता है, डेंसिटी को जिससे डिनोट करते हैं उसी चीज से। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली अ गिवन मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इट टेल अस हाउ मच रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल वुड ऑफर अ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, मतलब एरिया मैंने क्या बोला था, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी क्या बोला था, 1 मीटर बोला था। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 मीटर क्यूब तो आएगा। तो 1 मीटर क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम का कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, वही क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी होती है। डिफिनेशन ये बहुत प्यारी सी है, ये बहुत प्यारी डिफिनेशन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। रेजिस्टिविटी हो गया। अब देखो ये क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये क्या, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का दे रखा है। कॉपर के लिए कैसे डिपेंड करती है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये डायरेक्ट ग्राफ आपको याद करना है, ये ग्राफ आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। पूछिए कॉपर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ कौन सा है, तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या है, निक्रोम का कुछ ऐसा बनता है, टेम्परेचर के साथ कॉन्स्टेंटली जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स का कैसा होता है, ऐसा होता है। सेमीकंडक्टर पूरा एक चैप्टर है, हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट नहीं, सॉरी लास्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ्स आपको रटने हैं, एनसीईआरटी में दिया है, मतलब एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कॉपर का ऐसा होता है, निक्रोम का ऐसा होता है, और सेमीकंडक्टर का ऐसा होता है। ठीक है, अब करंट डेंसिटी क्या होता है, क्या बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। क्या होता है करंट डेंसिटी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ए परपेंडिकुलर, एरिया कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया, करंट के परपेंडिकुलर एरिया को ही हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर, ये एक एरिया ए है, ये एक एरिया ए है। ठीक है, इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितना करंट, मतलब पूरा मान लो इससे पूरे से आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये एरिया रखा हुआ है, इससे कितना आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके 1 मीटर एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, उसे वो क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। जरूरी नहीं है एरिया आपका इतना आसानी से इतना बच्चों की तरह रखा हो, क्या पता आपका एरिया ऐसे रखा हो, क्या पता जहां से करंट फ्लो होना हो तो वो एरिया कुछ ऐसे रखो, मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्र करिए, बता रहा हूँ सारी चीजें। ऐसे रखा हो एरिया, ये तो सीधा ही है सर, बता रहा हूँ तो भी आ जाता है ऐसे। ठीक है, एरिया थोड़ा सा बदतमीज ऐसे रखा हो, तो थोड़ा सा बदतमीज एरिया हो ऐसे रखा होता तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। और ये जब इस तरह रखा होगा ना, तो यहाँ पे एक एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, मान लो ये एंगल थीटा दिया होगा, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, वो जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, मान लो ये एरिया ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर वाला चाहिए, मतलब ये हम एरिया ए ना लेकर के क्या लेंगे, ए कॉस थीटा एरिया लेंगे। तो हम इसका जो जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी जे का जनरल फॉर्मूला आई अपॉन ए कॉस, बोल सकते हैं कि नहीं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है?
अगर सीधा सीधा रखा है तो ए बस लिख देंगे आई अपॉन ए, अगर टेढ़ा रखा हुआ है तो हम उसको कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर एंगल इधर दे रखा है तो ए कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या लिखो, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया लिख लो कॉपी में, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला आपने ये वाला लिखा, फिर इस फिगर को ड्रॉ करके ये फॉर्मूला भी आप लोग बच्चों जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कुछ है अपने। अच्छा, करंट डेंसिटी और इसके बीच का रिलेशन भी लिखना है हमें, अभी लिख लेंगे। अच्छा, अभी इसको थोड़ा और आगे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई इज इक्वल टू ऐसे बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूँ जे डॉट ए हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज़ें। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अभी कर लेंगे उसको, पहले ये सवाल करते हैं। क्या ये सवाल आप लोग करके दिखा सकते हो खुद से, बहुत ही आसान सवाल है, खुद से करके दिखाओ इसको, जल्दी से जल्दी से आप लोग खुद से इसको करके दिखाइए, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। ये थीटा दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। देखो काले कलर से मैं कर देना होगा, एरिया क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 cos 45 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10⁴ करना पड़ेगा। ठीक है, 2 किस पे होता है, मीटर सेंटीमीटर में 2 होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है, समझ में आया इतना चीज। करंट 1 एम्पियर दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है, तो क्या होता है फॉर्मूला 10 अपॉन यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा करंट अपॉन एरिया 2 cos 45 इंटू 10⁻², उसको ऊपर भेज देंगे, -4 है, ऊपर चलेगा +4 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 10⁻⁴, वो भी ऊपर चलेगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखो इससे ये कट के क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और नीचे क्या है 10 है, अब इसको 10 अपॉन √2 इंटू 10⁻²। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, इसको अगर मैं रेशनलाइज ना करके इसको लिख दूंगा 5 इंटू 2 अपॉन √2, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ √2 इंटू 10⁻⁴। तो मैं ये बोल सकता हूँ 5√2 इंटू 10⁻⁴। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर लिख लेना कहीं पे, एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या दे रखा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ करना है हमें। ठीक है, चलो देखो, अगर चार्ज क्या है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। अब टाइम निकल गया तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय टाइम। ये क्या है बच्चों, सर्कुलर मोशन का 11th क्लास का टॉपिक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बस मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πr/v, v मतलब लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, v क्या है लीनियर वेलोसिटी है। ऑल्दो ये किस में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन हम क्या लेंगे लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। हमने सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड निकाला था 11th क्लास में, इन द टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी यही है। टाइम निकाल के यहाँ से करेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QV/2πr। और अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो हम करंट के क्या फॉर्मूला लगाएंगे, IQ⍵/2π। ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं करंट निकालने के लिए। अगर नॉर्मल दे रखा है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखो यहाँ है नॉर्मल दिया हुआ है, वेलोसिटी दे रखी है तो QV/2πr। और अगर क्या दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो 2ω, वो Q⍵/2π। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर अब इस सवाल को मैं करने के लिए दूं आप लोगों को, अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम with the speed of this, what will be the average current due to, क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, एवरेज एंगुलर स्पीड तो नहीं दे रखा है ना। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, जितना भी था स्पीड इतना, स्पीड दे रखा है मतलब v दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10 - 10 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है स्पीड, v दे रखा है, v कितना दे रखा है 5 × 6 मीटर। व्हाट इज द एवरेज करंट, आई निकालना है आपको। आई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, QV/2π, ये पढ़ रखा है हमने, QV/2π। हाँ,
क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखे ना, ए प्रोटॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है तो 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगी, इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है, पाई इंटू 10⁻⁶। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या दे रखा है, 0 पाई, अपॉन में 2 पाई यार, 2 पाई की वैल्यू 3 पाई 14 हो जाएगी, या पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, अभी कट जाएगा पाई से पाई, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। अब रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.5 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मीटर में 10⁻9 होता है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे भी कंफ्यूजन हो जाती है, 10⁻9 होता है, शायद 9 रख लेते हैं, 9 रख देते हैं, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बचा, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, 1 इंटू 10 1.6 इंटू 9 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा, -13 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 13 बचेगा, 6 जाएगा, 9 6 13 13 -13 बचेगा, और नीचे क्या है, 2 इंटू 5 ये 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, इंटू 10⁻9, ठीक है, 10⁻9, तो 1.6 ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻9, अब ये कितना बचेगा, 9 ये प्लस में 13 ये है तो 4 हो जाएगा, 10⁻4, तो 1.6 माइक्रो या मिली ये एम्पियर, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या आएगा, इसको अगर आप माइनस करते हैं 1.6 इंटू 10⁻, और ये 10 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 मतलब क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर आना चाहिए इसका आंसर, बाकी कन्वर्जन आप लोग देख लेना, तो ठीक है, क्या आना चाहिए, मिली एम्पियर इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, ये 10 ही होता है आई गेस, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी क्या है, ऐसा ही सवाल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है, आपको करंट बताना है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या होता है, I इज इक्वल टू जे डॉट ए, आई इज इक्वल टू जे कितना दिया हुआ है, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ और जे का मल्टीप्लाई जे के साथ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, आई के साथ मतलब 2 हो जाएगा, 2 का 2 जाएगा 4, 2 + 4 6 होना चाहिए ना, 6 एम्पियर आंसर में ही नहीं दे रखा है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वापस कर लेते हैं, पहले लिख लेंगे सारी चीज़ें, क्या दे रखा है, ए दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, जे कितना दे रखा है, 2 जे कैप प्लस 2 के, अच्छा तो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, जे और के दे रखा है, अब आई के साथ आई है ही नहीं कुछ, तो 0 हो जाएगा, आई का आई के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जे का जे के साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, इंटू 10⁻⁻4। अब देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मिली एम्पियर वाला, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक है, हो जाएगा क्या, मिली एम्पियर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा कन्वर्जन का दिक्कत है वो कर लेना। अगर क्या हो, कंडक्टर विथ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से मोटा कहीं से पतला है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, मतलब जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा वहां की वेलोसिटी कम, जहां का वेलोसिटी ज्यादा जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम वहां की वेलोसिटी ज्यादा। आपने देखा होगा ना, पाइप का आप दबा करके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हो जिससे कि पानी तेजी से फ्लो होने लगता है, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वही चीज सेम यूज होता है करंट में भी, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, करंट, so द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट ए और बी में से कहाँ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी का एरिया कम है तो बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। कहाँ गया बी वाला, सी वाला ऑप्शन करें, बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों सवालों में आप लोग क्या करना बच्चों, थोड़ा कन्वर्जन वाला खेल देख लेना, ठीक है, कन्वर्जन में थोड़ा कंफ्यूजन है, इस कन्वर्जन को करके देख लेना। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपको। हम लास्ट आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, ये मैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट पेज ले आया हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं। इसमें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन
वी डी अपॉन ई, मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। और ये मोबिलिटी जो है बच्चों, ये जो मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड नहीं करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। देखो सॉरी, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई ई टाउ, ई ई टाउ अपॉन ई टाउ टाउ अपॉन एम, ये पढ़ा था आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और अपॉन ई हो जाएगा, तो ई से ई क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ एम हो जाएगा। तो जो ड्रिफ्ट, ये जो है हमारा मोबिलिटी, ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ना डिपेंड करती है और ना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। आपका नॉर्मल फॉर्मूला हुआ, और इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सवाल आ चुका है एग्जाम में कि इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है मोबिलिटी की, तो आपको याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।